बंग युद्ध किसका होगा राज्य अभिषेक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आज हम मौजूद हैं बांकुड़ा के सोनामुखी में। यहां 12 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहां पर किसका डंका बजेगा, 2019 का क्या असर यहां अब 2021 में भी दिखाई देगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करें उससे पहले अमित शाह ने क्या कहा है, टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए वो भी बता देते हैं। बंगाल को लेकर अमित शाह ने कहा है कि बंगाल ही जवाब देगा ममता बनर्जी को। इसके अलावा यह भी बड़ी बात कही अमित शाह ने, जो टीवी 9 भारतवर्ष के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की कि तुष्टीकरण और तोलाबाजी खत्म होगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है। तो बीजेपी का यही बड़ा हमला रहा है ममता बनर्जी पर और टीएमसी सरकार पर। ममता बनर्जी को बंगाल जवाब देगा और बंगाल में घुसपैठ को हम खत्म कर देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे, यह भी कहा अमित शाह ने। बंगाल का धरती पुत्र ही सीएम होगा, क्योंकि ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। बाहरी और बंगाली का मुद्दा छाया हुआ है पश्चिम बंगाल में। ये बड़ी बात पश्चिम बंगाल के लिए कही अमित शाह ने। इसके अलावा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये कहना था अमित शाह का। और 2 मई को बीजेपी सरकार बनेगी, ये दावा भी किया है अमित शाह ने। साथ ही क्या बातचीत हुई अमित शाह से, टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं इस समय मेदिनीपुर में। वो एक रोड शो के साथ में चल रहे हैं। अमित जी, यहाँ आने से पहले आपने संकल्प पत्र घोषित किया, आपने बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। ममता दीदी कह रही है बाहरी लोग आकर के ऐलान करके जा रहे हैं आपके तमाम ऐलानों पर। चलिए, ममता दीदी का जवाब ये बंगाली लोग ही देंगे। अभी देख लीजिए, पूरा रोड खींचो खींच भरा हुआ है। हर घर से लोग यहाँ पर रोड शो में उपस्थित है जो परिवर्तन करना चाहते हैं। और ये जो जगह है मेदिनीपुर बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, अधिकारी परिवार भी आपके साथ में। ये जो भीड़ है, ये क्या संदेश आप क्या संदेश ग्रहण कर रहे हैं इससे? ये भीड़ बता रही है कि 2 मई को 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ की जनता घुसपैठ से त्रस्त है, तुष्टीकरण से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वो आपको दुर्योधन और दुशासन इस तरह की बातें ममता बनर्जी कर रही है कि दुर्योधन दुशासन बाहर से आए गुंडा। चलिए, अब सब अपनी अपनी फितरत के अनुसार बोलते हैं। बस एक सवाल और, यहाँ थर्ड फंड इकट्ठा हो रहा है अमित जी पूरा महाराष्ट्र में जो हुआ है, उसके बाद शिवसेना भी यहाँ पर आ रही है और जिस तरह से वहाँ पर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया महाराष्ट्र में, उसका क्या असर पड़ेगा थर्ड फंड पे? शिवसेना पहले भी यहाँ चुनाव लड़ चुकी है, सारी जमानतें जब्त। तो आपने सुना अमित शाह को, ये तमाम दावा उन्होंने आज किया रोड शो के दौरान। जेपी नड्डा का भी कोलकाता में रोड शो है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन यहाँ सोनामुखी में हमारे साथ जो नेता मौजूद हैं, उनके साथ बांकुरा की सोनामुखी की बात करेंगे और उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में छाए हुए हैं। हमारे साथ जो नेता मौजूद है, आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बिमान सिन्हा जी मौजूद हैं जो बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ इसके अलावा अनुपम दास मौजूद हैं, सीपीआईएम से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयंतो गुप्ता मौजूद हैं जो टीएमसी के नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज ही बात हुई है टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत अमित शाह से और उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जवाब देने वाली है। 2 मई को सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं वो। बंगाल की जनता 2 मई को, सबसे पहले सभी को नमस्कार। बंगाल की जनता 2 मई को ये जवाब देने वाली है, बीजेपी 100 से नीचे, हम 2/3 मेजोरिटी के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। देखते हैं 2 मई को क्या होता है। कैसे बनाने जा रहे हैं? 2019 में ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर बीजेपी का डंका बजा था। बीजेपी को यहाँ पर बढ़त हासिल थी सभी विधानसभा सीटों पर 2019 के मुताबिक। यहाँ पर अभी जो आपके उम्मीदवार हैं सोनामुखी में खासतौर पर, वो तो बड़े नेता हैं टीएमसी के, लेकिन लोकसभा में वो हार गए थे। तो कैसे यहाँ पर आप बढ़त बनाएंगे और कैसे 2/3 बहुमत हासिल कर लेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा? सबसे पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 2019 नहीं 2021 का इलेक्शन है। यहाँ पे बंगाल की जनता बंगाल की मुख्यमंत्री की चुनाव करने जा रही है। ये 2019 और 2021 कम्प्लीटली डिफरेंट इलेक्शन। आप अगर 2019 की बात करेंगे, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। खड़गपुर जो दिलीप घोष की सीट था, वहाँ पे हम हारे थे, बट जब बाई इलेक्शन हुआ था वहाँ पे वो 50,000 के मार्जिन वापस मिटा के हम 20-22 हज़ार से जीते। 2021 और 2019 की तुलना नहीं होनी चाहिए। क्या आप 2019 से तुलना कर कर गदगद हैं, क्या खुश हैं कि यहाँ पर 200 के पार पहुँच जाएंगे? जरूर, क्योंकि जनता जनार्दन है। और सबसे पहले तो ये बात है कि माँ ये स्वर्णमयी देवी की जो ये पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि की पूरे जनता जनार्दन दिल से ठान लिया है कि आप लोगों ने जो ये बोर्ड लगाया ना कि बंग युद्ध का खेला होवे, तो ये खेला तो 2019 में चालू हो गया। ममता बनर्जी कह रही है खेला होवे और बीजेपी साफ होवे। नहीं,
बीजेपी साफ कैसे होगा? अगर साफ होने का ऐसा इरादा होता तो 2019 में उन्होंने जो बोला था कि 42 में 42 होवे, ताले तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? जनता जनार्दन उसी समय खेला का जवाब दे दिया ना। एक हुइसल, आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा, 2 पार्ट में होता है। हाफ टाइम का पहले का गेम हमने 2019 में खेल लिया और 2021 में अभी फाइनल का गेम खेल के हुइसल बजाएंगे। और यहाँ पे 2019 में हाफ, 2021 में साफ, यही है ना नारा आपका? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये इलाका, ये सीट भी खास तौर पर, ये यहाँ वर्चस्व था लेफ्ट का, यहाँ सीपीएम का वर्चस्व था, लेकिन आपका क्या हुआ? 2019 में तो आपके लिए कुछ भी नहीं यहाँ पर रहा और अब ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो आपका वोटर था, काडर था, वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। क्यों? क्या वजह है, क्या है? देखिए, 2019 के चुनाव में एक बाइनरी क्रिएट किया गया था, मोदी वर्सेस ममता वेस्ट बंगाल में। तो अगर मोदी नहीं तो ममता, ममता नहीं तो मोदी, तो इसकी वजह से लेफ्ट को मतलब वोट नहीं मिला और ये वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी के तरफ से। पर ये 2021 है, ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, तो इसको जनता अपने दिमाग पर रखेगी। पर ये बाइनरी तो अभी भी है, अभी भी तो ममता वर्सेस मोदी ही है, अभी भी तो वही बाइनरी है। आपकी तरफ से कौन है बड़ा चेहरा? ज्योति बाबू जैसा तो कोई चेहरा नहीं है यहाँ पर। अभी कुछ समय पहले हमारी लोगों से बात हो रही थी, उनका कहना था ज्योति बाबू थे तो अलग बात थी, अब वैसा कोई नेता नहीं है, अब वैसा कोई नेतृत्व नहीं है सीपीआईएम में। देखिए, अभी जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको 60% से 70% देखने को मिलेगा कि टीएमसी के लोग हैं। तो अगर किसी को टीएमसी को हटाना है तो बीजेपी को वोट देकर क्या फर्क मिलेगा? आदमी तो एक ही है ना, पार्टी पर लोगों ने वोट किया है उनको पहले भी, वो इस तरह से नहीं सोच रहे ना, वो आपसे शायद तंग आ चुके हैं। क्या आपको नहीं वापस चाहते हैं किसी भी सूरत में, चाहे बीजेपी आए चाहे टीएमसी आए? ऐसा है क्या आपके अपने कार्यकर्ता? देखिए, अगर तंग आ गए होते तो 35 साल हम यहाँ नहीं रहते। लोगों को अच्छा लगा तभी हम रहे 35 साल, और आगे भी रहेंगे। ये बीजेपी और जो टीएमसी है, इनके भी बीच हमारी सरकार गढ़ेगी, ये हम जानते हैं। आपसे पूछूंगी कि फिर महाजोत क्यों बनाना पड़ा? 35 साल तक रहे थे आप, लेकिन ये बताइए कि मुद्दे जो सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों को प्रभावित करते हैं वो दामोदर रिवर का मुद्दा है। यहाँ पर बाढ़ आती है, हर साल लोग प्रभावित होते हैं उससे। उन तमाम मुद्दों का क्या हुआ? ममता बनर्जी ने उसके लिए क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान? क्या ये नहीं पूछेगी जनता वोट करने से पहले? अगर पर्टिकुलरली सोनामुखी विधानसभा की बात करेंगे तो ममता बनर्जी ने जितना काम किया है शायद ही कोई कर सकता है। आपको अगर ये एरिया पता है तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा हमारा था, साली नदी का ब्रिज था, वो ममता बनर्जी ने किया। हमारा जो रेल लाइन था वो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था जो ममता बनर्जी ने किया। तो ममता बनर्जी एक ओनली ऑप्शन है हमारे लिए जो काम कर सकते हैं, बाकी सब हवा हवाई है। लेकिन ये हवा हवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांकुड़ा में रैली हुई, उन्होंने कहा ये तो मिनी ब्रिगेड बन गया, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। हवा हवाई कैसे है फिर? भीड़ और वोट, बहुत भीड़ और वोट, आप अगर मानते हो भीड़ और वोट सेम है तो ये आपको अगर ये ब्रिगेड की बात करें तो बीजेपी आईटी सेल सीपीएम वाला ब्रिगेड का फोटो क्यों मतलब ट्वीट कर रहा था? वो फर्जीवाड़ा क्यों? अगर इतना ही लोग था तो ब्रिगेड में काहे लोग नहीं था? भीड़ मतलब वोट नहीं है, भीड़ मतलब वोट नहीं है, क्या ऐसा होगा? नहीं, देखिए, जनता जिसको दिल में ठान लेता है, जिसको प्यार करता है, जनता उसी के पास जाके भीड़ करता है ना। तो इनका आदत तो बोलने का है, क्योंकि ये लोग तो भीड़ के अंदर खो गया है। हम लोग भीड़ के अंदर प्यार जता दिया है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद ले लिया है। और एक बात है, आप तो जानते ही है कि वर्तमान में तृणमूल सरकार का हालत ऐसा है कि यहाँ पे भीड़ में ये लोग खो गया है। और नरेंद्र मोदी का विकास का, उन्नयन का ऐसा है कि उन्होंने उस दिन ब्रिगेड में भी बोला कि नारी जाति का सम्मान वो किस प्रकार से करते हैं। देखिए कि उन्होंने बोला एक पिक्चर के तहत कि दीदी आप मेरे सर पे लात मारिए, मेरे सर को लेके फुटबॉल भी खेलिए, लेकिन बंगाल के उन्नयन के लेके लात मत मारिए। तो इससे बड़ा बात क्या? मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से महिलाओं को के लिए जो तमाम ऐलान किए गए हैं, जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, उसमें क्या इस वजह से, क्योंकि ममता बनर्जी का या टीएमसी का जो नारा है कि अब की बार बंगाल की बेटी को एक और मौका दो, उनका जो वो नारा है वो भारी पड़ रहा है, इस वजह से आपके संकल्प पत्र में महिलाओं को खास स्थान है? अगर बंगाल के बेटियों को, अगर आप बोल रहे हो कि इस बार उनका नारा है कि बंगाल के बेटियों को स्थान दे दो, तो हमारा दल में जो केंद्रीय मंत्री है देवश्री दी, वो बंगाल के नहीं है क्या? जो अभी हमारा, उनका तो इश्तेहार पत्र आया है, हमारा प्रतिज्ञा पत्र माने संकल्प पत्र आया है, उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए 33
30% आरक्षण का बात किया है। कोई भी सरकारी बस में महिलाओं के लिए फ्री जर्नी का बंदोबस्त किया गया है और महिलाओं के लिए अलग बैटेलियन का तैयार किया गया है। तो इससे बढ़िया बात ये इसके बारे में मैं वापस आपसे भी आके बात करूंगी, लेकिन यहाँ महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट यानी एडवर्टाइजमेंट पत्र वर्सेस संकल्प पत्र है, क्या ऐसा है? क्या बंगाल की बेटी का जो नारा है उसका असर दिखता है कहीं पर? हाँ, बंगाल का जो बेटी है ना, वो बेटी के लिए नरेंद्र मोदी जी में जे भी प्रकल्प दिया था वो सबको अच्छा लगा। और दीदी ने जो दिया है बंगाल की बेटी के लिए, वो तो लोभ देखने के लिए दिया था। अच्छा वो लोभ है, और जो मोदी ने किया है वो लोभ नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं कि किसी को कुछ कहना? बताइए जी, बताइए। दीदी ने जो दिया वो सच का के दिया, वो दीदी ने जो बोला वो वास्तव में रूप दिया, और मोदी में भावता दिया, वो 14 से जया दिया, सबसे चीटिंग बात करते दिया। 2 कोटी चाकरी चीटिंग कर दिया, अकाउंट 15 लक्ष टाका जनगण के चीटिंग दिया। मोदी ने दिया, जनगण के चीटिंग करा। अच्छा, मोदी ने चीटिंग कर लिया, उनके संकल्प पत्र से ले लिया सब कुछ। आपको कुछ कहना है? युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? अच्छा, युवाओं के लिए छोड़िए, मैं बीजेपी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको पूछना चाहता हूं कि जो एंटी गवर्नमेंट वोट है, ठीक है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन लीडर लोग तो सेम ही है। बीजेपी का जो लिस्ट आया है कैंडिडेट, उसमें 50 to 70% टीएमसी का लीडर है, तो वोट किसको दे फिर? टीएमसी तो टीएमसी ही रह गया, बीजेपी रह गया। ये बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आपको कुछ कहना है? बताइए, फिर उसके बाद नेताओं की राय लेंगे। बोलिए जी। अभी हमारे एक भाई साहब है, उन्होंने कहा मोदी ने चीटिंग कर लिया। मोदी ने क्या चीटिंग किया? चीटिंग तो दीदी ने किया। अम्फन के इतना चावल आया बेच के खा लिया, अम्फन के इतना तिरपाल आया बेच के खा लिया। और देखिए कारणों में कितना जो हमारे माई बहन के लिए गैस भेजी है फ्री में। अच्छा, एक बात बताइए, 70 बनाम 30%, ये बार चर्चा होती है। ममता बनर्जी और टीएमसी आरोप लगाती है बीजेपी पर कि वो बांटना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की सोसाइटी को। क्या ऐसा है? आपको ऐसा लगता है? बता रही हूँ, देखिए राम के नाम से जो बदनाम करती है ना, जैसे कोई उसको बोलेगा जय श्री राम, ममता दीदी भाग जाती है। इसीलिए कि मुसलमान लोगों को खुश रखना है, 30% जो वोट दीदी को चाहिए, इसलिए राम से वो डरती है। मैं दीदी को कहती हूँ, दीदी देखो ऐसा काम ना करो, राम की बदनाम मत करो। तो देखिए ये बड़ी बात है। इस पर पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। बताइए, ये कहना है उनका कि आपको वोट चाहिए, तुष्टीकरण करना है, इस वजह से बीजेपी अगर नारा देती है या बीजेपी के कार्यकर्ता नारा देते हैं जय श्री राम, तो दीदी चिढ़ती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा तुष्टीकरण क्या है। हम बीजेपी जिसको तुष्टीकरण बोलते हैं, हम उसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। आप अगर सच्चर कमेटी वगैरह के रिपोर्ट देखेंगे तो माइनॉरिटी सेगमेंट बंगाल में थोड़ा पीछे हो गया है, चाहे कुछ भी कारण है। अगर पिछड़ा तबका है तो समझो आपको आगे लाने की जरूरत है। लेकिन और भी तो तबके होंगे ना जो पिछड़े होंगे, सिर्फ एक ही तबका नहीं होगा ना जो पिछड़ा होगा। कौन सा तबका है जो ममता दीदी ने सपोर्ट नहीं किया? ये सिर्फ बीजेपी की प्रोपोगंडा है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समाज में कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे ममता दीदी के आप कहीं से भी शुरू कर लो, जन्म से लेके मरने तक हर चीज के लिए ममता। बीजेपी आप क्या प्रोपागेंडा करते हैं? ये 70 बनाम 30, ये तुष्टीकरण का जो आरोप आप टीएमसी पर लगाते हैं, क्या इससे वोट मिलेगा, इससे ध्रुवीकरण होगा, इससे फायदा होगा? क्या इस वजह से ये प्रोपागेंडा है? वो आरोप लगा रहे हैं कि आप प्रोपागेंडा करते हैं। सबसे पहले तो मैं वो जो बड़े भाई साहब ने अभी बोला कि दीदी जो बोलता है वो करता है और मोदी जी जो बोलते हैं वो भावतागिरी है, तो उनको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने सब अक्षय कुमार का एक पिक्चर देखा ना, राउडी राठौर, उसमें एक डायलॉग बोलता है कि जो मैं बोलता हूं वो नहीं करता हूं। तो दीदी का हालत वही है, जो वो बोलता है वो नहीं करता है, और मोदी जी का हालत वो है कि जो नहीं बोलता है वो तो करता ही है, और जो बोलता है वो 100% करता है। और रहा तुष्टीकरण का बात, अभिषेक बनर्जी कह रही दीदी 110% कर रही है, वो तो दावा कर रही है। हाँ, तो अभिषेक बनर्जी के लिए क्यों नहीं करेगा? वो
तो वहां पे तो मेन तुष्टिकरण है, लेकिन वो भाई साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि आप 3 तलाक को समर्थन करते हैं कि नहीं? आप थोड़ा खड़ा होकर बोलिए, आप 3 तलाक को नहीं, समर्थन आप करते इधर वाले हैं? भाई साहब से क्यों नहीं पूछते? वो उधर वाले भाई साहब से ही क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, उनको भी पूछ रहे हैं, इन्होंने तो नहीं, बोला। पर ये मुद्दा क्यों है? हाँ, यही मुद्दा क्यों है? ये 70 बनाम 30% करने की जरूरत क्या है? आपको विकास का मुद्दा नहीं अहमियत रखता है यहाँ पर? पहले तो ये बात बोल रहा हूं कि मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सबका साथ माने यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, पूरा भारतवर्ष समग्र विकास, 135 करोड़ जनता का विकास के लिए उन्होंने नारा लगाया, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इसलिए उन्होंने हर एक प्रकार के भारतवर्ष के समग्र जाति के लिए उन्होंने सोचा। तो वहां पे जो तुष्टिकरण का जो बोल रहे हैं आप 70% 30%, ये तो कोई बात उठता ही नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 70 बनाम 30 की राजनीति नहीं हो रही है पश्चिम बंगाल में। नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट जो है वो अपनी ताकत दिखाएगी। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समझ रहे हैं कि बीजेपी को वोट देके आगे लाएंगे, फिर वो देखते हैं कि टीएमसी के जो कैंडिडेट्स हैं, जिसके बारे में तोलाबाज वर्ड यूज किया गया है, वो भी अभी बीजेपी हैं, तो वोट किसको दें? और मोदी जी कह रहे हैं कि विकास की राजनीति हमने 6 साल में 7 साल में देख लिया, कितना विकास किया। पर ये बताइए कि ये तोलाबाज, ये जो लगातार आरोप लगता है टीएमसी पर बीजेपी की तरफ से, इसका जवाब क्या है? आपके जो नेता हैं वो कहाँ हैं? वो इसका क्या जवाब दे रहे हैं? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि टीएमसी आरोप लगाती है, बीजेपी जवाब देती है, बीजेपी आरोप लगाती है, टीएमसी, तो ये तो उनके बीच में बीजेपी वर्सेस टीएमसी लग रहा है। ये तो वही बाइनरी लग रही है ना, ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी। तो इसमें लेफ्ट कहाँ है? लेफ्ट का जो 35 साल का राज था, वो उसके क्या तमाम लीडरशिप खत्म हो चुकी है, कहाँ है वो? देखिए, अगर आप तोलाबाजी की बात करेंगे तो वहाँ लेफ्ट नहीं रहेगी, यही बात है। पर टीएमसी का तो कह रहा है कि तोलाबाजी और इन तमाम मुद्दों के जनक ही आप हैं। क्या बताइए, वो कह रहे तोलाबाजी की बात होगी तो टीएमसी की बात होगी, लेफ्ट की बात नहीं हो सकती वहाँ। तोलाबाजी ये मुझे मतलब बिल्कुल एक फालतू का प्रोपेगेंडा लगता है। इसका रिस्पॉन्स करना मुझे नहीं, सब कुछ प्रोपेगेंडा है। आपको तो प्रोपेगेंडा ही लगेगा। फिर ममता बनर्जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि अगर आपने किसी से कुछ पैसा ले लिया है, गलत पैसा ले लिया है, वापस कर दीजिए। अगर आपने अम्फान में गलत पैसा ले लिया, गरीब लोगों को परेशान किया, तो वो वापस कर दीजिए। ये ममता बनर्जी कह रही है ना, इसका मतलब कुछ हुआ होगा तभी तो कहा ये सब। तो होता है मैडम। तो आप फिर उसे प्रोपेगेंडा मत कहिए ना। एक सेकेंड, अगर हमारे गलती होता है, हमारी लीडर में इतनी क्षमता है, वो खड़ा होकर बोल सकता है हाँ हमसे गलती हो गई, हम सजा लेंगे, हम उनको वापस भी करवाएंगे, हम माफी मांगते हैं। हम ऐसे नहीं है। कितने नेताओं को सजा हुई? ये एग्जैक्टली डेटा हमारे पास नहीं है, बट इतना भरोसा हमारे नेतृत्व पे है। तोलाबाजी के लिए या लोगों से कटमनी लिया, इसके लिए कितने लोगों को ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के लोगों को सजा दिलाई या उन पर केस करा? मैडम, तोलाबाजी की एलिगेशन हम मानते ही नहीं है, हम मानते ही नहीं, ये प्रोपोगेंडा मानता है। और एक चीज हम बताना चाहते हैं, वो भाई साहब जो बीजेपी वाले भाई साहब है, लेडीज मुस्लिम 70-30, हमारे सिर्फ एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। यूपी में यूपी गुजरात बीजेपी पूरी इंडिया में है, कितने मुस्लिम को टिकट देता है? ये 70-30 ये मतलब ये डिवाइड करने का नहीं है। और बंगाल में आके सबका साथ सबका विकास, यूपी में एक भी कैंडिडेट नहीं, ये कौन सा तरीका है? अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राजनीति है क्या? फिर से बोलिए दोबारा। अलग, वो कह रहे हैं कि आप बिहार में या आप यूपी में जब चुनाव लड़ते हैं वहां पर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को आप टिकट नहीं देते, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। यानी अलग अलग प्रदेशों में आप अलग अलग राजनीति करते हैं वहां के समीकरण के हिसाब से। पहले तो वो मेरा भाई साहब बताया कि विनय मिश्रा कहाँ है, विनय मिश्रा कहाँ है? उनका दल का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है तोलाबाजी को। फिर वो यूपी का बात करेंगे, और यूपी के बारे में वो जानते क्या है कि यूपी का जो बोल रहा है कि कैंडिडेट का मुस्लिम टिकट नहीं है, तो यूपी में सरकार आया कैसे? क्या वहाँ का मुसलमान ने वोट नहीं दिया? सिर्फ हिंदू ने वोट दिया। विकास क्या वहाँ का मुसलमान का नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं का हो रहा है? या जैन बौद्ध पारसिक जो भी है क्रिश्चियन, वहाँ का विकास नहीं हो रहा है? तो उनका भाषा से ही पता चलता है को 70 और 30% का जो डिवाइडेशन रूल का पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन सी दल कर रहा है, इनका भाषा से पता चलता है। हमारा मोदी जी का जो मिशन है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरशील भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का जितना भागीदारी था उतना भागीदारी भगत सिंह का ही उस समय था, अभी भी है। क्या जवाब है इस पर आपका? देखिए, इनका राजनीति ऐसा है कि मेरुकरण की राजनीति है। जहाँ पे मतलब हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ पे हिंदू भावावेग पे मतलब कोई टीज करके वो वोट लेते हैं। अब इन्होंने बात की महिला की, बंगाल की महिलाओं की। पर आप मुझे बताइए कि आप भी तो गठबंधन करते हैं फुरपुरा शरीफ के जो सज्जादा नशी है उनके साथ, वो क्या है? वो तुष्टिकरण नहीं है, फिर वो धार्मिक राजनीति नहीं है। देखिए, किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोग राजनीति में आ सकते हैं। वो अगर मुस्लिम है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं,
हम हिंदू हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। राजनीति और धर्म दोनों अलग चीज़ है। अब इसको एक साथ मिलाने का काम यही करते हैं। आप लोग नहीं करते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं। आपके मुताबिक क्या है बड़ा मुद्दा? कोई बात करना चाहता है यहाँ का? सोनामुखी का क्या बड़ा मुद्दा है? विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हुआ या उन्नयन हुआ? उन्नयन हुआ। মমতামণি পরশমণি, হ্যাঁ মমতামণি পরশমণি বাংলার নতুন মুখ এবং রূপ থেকে রূপকার দিয়েছে। হ্যাঁ মমতামণি পরশমণি, মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আর কেউ নেই। क्या कहना है आपको? कुछ कहना है? मोदी जी जुमला है। मोदी जी कुछ भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में लड़की को रेप होता है, उसको बाप को गोली मारती है। मोदी जी जितने भी सीएम आया है ना, सब जग जुमला है, मोदी जी है और कोई भी नहीं है। तो आपने सुना सोनामुखी के लोगों का क्या कहना है। उन्नयन का मुद्दा तो हर जगह अहमियत रखता है, लेकिन यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर बीजेपी को काफी बढ़त मिली थी। लेकिन आज क्या दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं कोलकाता में, उनसे खास बातचीत की है TV9 भारतवर्ष ने, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पश्चिम बंगाल की जनता को विश्वास है, ममता बनर्जी पर नहीं। सुनिए पूरी बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी मिदनापुर के इलाके में मौजूद। और भीड़ देखिए, और भीड़ देखकर अंदाजा लगाइए कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा है और आप बंगाल में लगातार दौरे कर रहे हैं। बंगाल में आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है बंगाल में? बंगाल की जनता ने परिवर्तन करने का तय कर लिया है। ममता जी को आराम देने का मौका बंगाल की जनता ने तय किया है और भारतीय जनता पार्टी को काम देने का तय किया है। और ये साफ दिख रहा है 200 पार भारतीय जनता पार्टी। पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर आपके लिए खास है, ममता का गढ़ कहा जाता था। मेरे लिए सब खास है और सारे बंगाल से 200 प्लस सीटें जीत करके हम आएंगे। आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो को गेम चेंजर बताया गया। आपको लगता है कि ये मैनिफेस्टो जारी किया गया, उस मैनिफेस्टो को गेम चेंजर बताया गया? आपको लगता है कि ये मैनिफेस्टो गेम चेंजर साबित हो जाएगा बंगाल की राजनीति में? वो मदद करेगा, गेम चेंजर होगा, लेकिन गेम चेंजर के लिए तो तैयारी अमित शाह जी ने 3 साल पहले ही रच दी थी और वही गेम चेंजर आज चल रहा है। 6 साल से आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। 2016 में सफलता नहीं मिली, लेकिन 2019 में प्रचंड बहुमत आप लोग को मिला लोकसभा में। आपको लगता है कि लोकसभा वाली जीत यहाँ आप लोग दोहराएंगे? लोकसभा से अच्छी जीत और अच्छी जीत हम हासिल करेंगे। ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनके वादे जो वो कर रही थी, वो वादे चुरा लिए गए और आप पर जनता भरोसा नहीं करेगी। 15 लाख वाला मुद्दा दोहरा रही है। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? उनको मालूम है कि भरोसा उन पर से उठ गया है। लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया है और मोदी जी पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को 200 पार पहुंचा रहे हैं। क्या परिणाम 200 पार का आंकड़ा? अंतिम सवाल, इस भीड़ को देखकर क्या अंदाजा लग रहा है सर बंगाल में आपको? ये तो आपको भी अंदाजा लग रहा है कि सीधे 200 पार हो रहा है और बंगाल की जनता ने लॉक स्टॉक एंड बैरल में ममता जी को छुट्टी करने का तय कर लिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।